ड्रग्स केस में लगातार दूसरे दिन अनन्या पांडे से पूछताछ। एनसीबी ने करीब 4 घंटे तक दागे सवाल। एनसीबी ने अनन्या के साथ आर्यन के व्हाट्सएप चैट पर सवाल जवाब पूछे। सोमवार को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। मंडे को बुलाया गया है और उसके बाद पूछताछ फिर मंडे को होगी। एनसीबी दफ्तर पहुंचे शाहरुख खान के बॉडीगार्ड। अधिकारियों को कुछ दस्तावेज सौंपने के बाद वापस लौटे। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने लगाया है धमकी भरे फोन कॉल्स आने का आरोप। कहा समीर वानखेड़े को टारगेट नहीं करने की चेतावनी दी गई है। मुंबई में एनसीबी की टीम को मिली है एक और कामयाबी। एक ड्रग पैडलर चढ़ा है हत्थे। एनसीबी दफ्तर में पूछताछ जारी। पूरे महाराष्ट्र में आज से खुल गए हैं सिनेमाघर। दर्शकों की 50% क्षमता के साथ इजाजत। मुंबई में 60 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी। एक शख्स की गई जान। आग से बचने के लिए देर तक 19वीं मंजिल पर लटके रहने के बाद युवक ने लगाई थी छलांग। हुई मौत। मृतक की शिनाख्त हुई। अरुण तिवारी नाम था। 30 साल की उम्र। पुणे में गैंगवॉर। अंधाधुंध फायरिंग में 2 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में आज कोरोना के 1632 मामले दर्ज हुए हैं। 40 मरीजों ने तोड़ा है दम। पुणे में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सोसाइटीज में लोगों के घर घर जाकर लगाएगी कोरोना की वैक्सीन। एएसएफ ने एक्टर और डांसर सुधा चंद्रन से माफी मांगी। सुधा से एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान सीआईएसएफ की कर्मचारी ने उतरवाया था फुट इन पैर। बताई जा रही है मुंबई एयरपोर्ट की घटना। सुधा चंद्रन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर पीएम मोदी से अपील की थी कि दिव्यांगों के लिए ऐसा कोई कार्ड या सर्टिफिकेट बनाएं ताकि उन्हें हर बार एयरपोर्ट पर कृत्रिम पैर उतारकर न करानी पड़े ऐसी कोई जांच। उल्लासनगर के लिए खुशखबरी। शहर में शुरू होगी बस सेवा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खरीदेगी 20 इलेक्ट्रॉनिक बसें। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में महंगाई के विरोध में शिवसेना का मुंडन आंदोलन। महिलाओं ने गैस सिलेंडर सिर पर उठाकर रैली निकाली। गोवा में चुनाव की तैयारियों में जुटी है तृणमूल कांग्रेस। अगले हफ्ते 2 दिनों के दौरे पर पणजी पहुंच रही हैं ममता बनर्जी। शुक्रवार को 35 पैसे के इजाफे के साथ पेट्रोल डीजल की कीमतों ने लगाई है हैट्रिक। 3 दिन में 1 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई है। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 112 से भी ज्यादा। 1 लीटर डीजल का दाम है 103 रुपए के करीब। 101 पॉइंट गिरकर 60,861 पर 21 पर बंद हुआ है सेंसेक्स। 63 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बंद। बिजली संकट से सबक लेकर सरकार बनाएगी 1 महीने का रणनीतिक ईंधन भंडार। कोयला प्लांट से मिलता है देश में आधी से ज्यादा बिजली का प्लान। फेस्टिव सीजन में महंगा हुआ है हवाई सफर। हाई फ्रीक्वेंसी फ्लाइट्स रूट पर किराया 45% तक बढ़ा। डेली ट्रैफिक में 70% से ज्यादा का इजाफा। डिजिटल गोल्ड की बिक्री पर सेबी ने लगाया है बड़ा कदम। रजिस्टर्ड निवेश सलाहकारों की एंट्री पर रोक लगा दी है। ऑनलाइन ऑफर्स के फायदों ने बढ़ाया है गाड़ियों की ऑनलाइन बुकिंग का ट्रेंड। लोग घर बैठकर खरीद रहे हैं महिंद्रा, ओला और एलजी की गाड़ियां। अमेजॉन प्राइम की मेंबरशिप में 50% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। 999 रुपए से बढ़ाकर अब 1499 रुपए हुई है अमेजॉन प्राइम की सालाना फीस। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के भविष्य का फैसला एक्ट्रेस अनन्या पांडे के जवाबों से तय होगा। आज 4 घंटे तक एनसीबी ने अनन्या पांडे से सवाल जवाब किए। कल 2 घंटे तक पूछताछ हो ही चुकी है। एनसीबी के सूत्रों के अनुसार अनन्या ने एनसीबी से जो पूछताछ की है उसका आधार है अनन्या और आर्यन के बीच 2018 से 2019 के दौरान 3 तारीखों पर हुई व्हाट्सएप चैट और इन्हीं चैट्स को लेकर ड्रग्स के लेन देन का शक भी है। सोमवार को फिर से एनसीबी ने अनन्या को पूछताछ के लिए बुलाया है। यानी आर्यन और अनन्या दोनों स्टार किड्स के सितारे इस समय एनसीबी की मुट्ठी में हैं। अनन्या और आर्यन की चैट्स खुली तो आर्यन खान की मुसीबतों का पिटारा खुल गया। आपस की बातचीत में जुगाड़ का जिक्र आया तो एनसीबी अधिकारियों के कान खड़े हो गए। परसों एक तरफ आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज हुई, दूसरी तरफ उसी दिन अनन्या पांडे के घर एनसीबी की रेड पड़ गई। अनन्या और आर्यन के बीच चैट ने फिलहाल दोनों की मुसीबत बढ़ा दी है। कल इसी चैट पर सवाल जवाब के लिए एनसीबी ने अनन्या को बुलाया था और ये सिलसिला आज फिर चला।
आज फिर से अनन्या एनसीबी के दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंची। यहाँ पर अनन्या पांडे इस जगह पर ये निकली हुई है। अनन्या, आप कुछ बोलना चाहेंगी? अनन्या खुद यहाँ पर पहुंची हुई है, चंकी पांडे भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। ये तस्वीर हम आपको दिखाएं। अनन्या, आप कुछ बोलना चाहेंगी? चंकी पांडे साहब कुछ बोलना चाहेंगे? आप जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर अनन्या और आर्यन के बीच हुई व्हाट्सएप चैट में क्या था। आर्यन ने अपने मैसेज करके अनन्या से पूछा था, आर्यन कुछ जुगाड़ हो सकता है? इस पर अनन्या ने आर्यन को जवाब दिया, मैं अरेंज कर दूंगी। अब इसी जुगाड़ को डिकोड करने के लिए एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े और एक महिला एनसीबी अधिकारी ने अनन्या पांडे से एक बंद कमरे में पूछताछ की और चंकी पांडे बाहर वाली कुर्सी पर पूछताछ खत्म होने का इंतजार करते रहे। एनसीबी ने अनन्या और आर्यन के बीच जुगाड़ वाले चैट्स पर कई सवाल जवाब किए। एनसीबी ने अनन्या से पूछा कि चैट पर आपका क्या कहना है। इस पर अनन्या ने कैजुअली जवाब दिया, मैं तो बस मजाक कर रही थी। सूत्रों से आज तक को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पूछताछ में शामिल होने से पहले अनन्या फूट फूट कर रोई। आज तक को ये भी जानकारी मिली है कि एक चैट में जो आर्यन है वो अनन्या से पूछते हैं कि मैरुआना का जुगाड़ हो सकता है क्या। अनन्या कहती है मैं बिल्कुल अरेंज कर दूंगी। हालांकि पूछताछ हुई जब तो अनन्या ने कहा कि मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम का ये भी कहना है कि अभी तक उन्हें ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है। एक सवाल सभी के दिमाग में आ सकता है कि आर्यन और उसके दोस्त क्रूज शिप पर ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार हुए हैं, उसमें अनन्या का क्या कनेक्शन आ गया? तो जवाब ये है कि अनन्या और आर्यन के बीच जो व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं वो सामान्य नहीं है। चैट्स के आधार पर ही एनसीबी को शक हुआ कि जुगाड़ का मतलब गांजे से है। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक 2018 से 2019 के बीच 3 अलग अलग मौकों पर चैट हुई हैं। इनमें 2 बार आर्यन खान से सीधे बात हुई है, 1 बार पार्टी के लिए गांजे पर बात हुई है। ड्रग सप्लाई को लेकर भी कुछ चैट्स हैं। एक वीडियो भी मिला है जो एक दूसरे को भेजा था। आर्यन को ड्रग पैडलर्स के नंबर भी दिए जाने की बात है। आर्यन खान ने नंबर्स अनन्या से शेयर किए थे। आर्यन ने ही अनन्या को ड्रग्स लाने के लिए कहा था। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक एक चैट ऐसा भी है जिसमें अनन्या ने आर्यन से कहा कि उन्होंने ये एक बार ट्राई किया है और वो इसे दोबारा जरूर करना चाहेंगी। एनसीबी को शक है कि इसमें गांजे की ही बात हो रही है। पूछताछ में अनन्या पांडे को वो व्हाट्सएप चैट दिखाए गए आर्यन खान के साथ और सवाल दागे गए। ज्यादातर सवाल पर अनन्या पांडे खामोश रहीं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने अनन्या से यह भी पूछा कि क्या आपने कभी ड्रग्स का सेवन किया, जिस पर अनन्या पांडे ने इनकार कर दिया। दरअसल इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ था जब आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया था। आर्यन खान के मोबाइल फोन को खंगालने पर अनन्या पांडे का आर्यन खान के साथ व्हाट्सएप चैट मिला था। वो व्हाट्सएप चैट अदालत में भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने दाखिल किया था, जिसके बाद अनन्या पांडे को सम्मन किया गया। अनन्या फिलहाल 2 फोन कैरी करती हैं, एक पुराना है और दूसरा हाल ही में लिया गया है। दोनों ही फोन एनसीबी ने सीज कर लिए हैं। फोन का डेटा खंगाला जा रहा है। अनन्या और आर्यन की चैट्स में जिस ड्रग पेडलर का नाम सामने आ रहा था, एनसीबी ने उसे भी ट्रैक कर लिया है। मुमकिन है कि अनन्या और उस ड्रग पेडलर को आमने सामने बैठाकर सवालात किए जाएं। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। मुंबई की 60 मंजिला इमारत में लगी आग में बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई है। 19वें फ्लोर पर जिस फ्लैट में आग लगी थी, ये 30 साल का अरुण तिवारी नाम का गार्ड उनकी मदद के लिए वहां पहुंच गया था। सब लोग रेस्क्यू हो गए, लेकिन वो वहीं फंस गया। जान बचाने के लिए 19वीं मंजिल की ग्रिल से लटका हुआ वो रहा। मदद पहुंचे इससे पहले ही उसके हाथ की पकड़ ढीली हो गई और वो गिर पड़ा। जिस शख्स के फ्लैट में आग लगी है, उसका आरोप यह है कि बिल्डिंग का फायर फाइटिंग सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था। जब आग लगी, उसकी पत्नी और बच्चे फ्लैट के भीतर थे। हालांकि बिल्डिंग के डेवलपर का कहना यह है कि बिल्डिंग में आग बुझाने के सारे उपकरण मौजूद थे। एक तरफ धू धू कर जलता घर और दूसरी तरफ 19वें फ्लोर पर लटकी जिंदगी। मौत दोनों तरफ मुंह खोल कर खड़ी थी। शख्स बालकनी से इस उम्मीद के साथ लटका कि शायद आग की लपटों से जिंदगी बच जाए। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और फिर एक शख्स का हाथ छूटने के साथ ही सांसों ने भी साथ छोड़ दिया। दिल दहला देने वाली तस्वीरें मुंबई के करी रोड में बनी 60 मंजिला बिल्डिंग की है, जहां 19वें फ्लोर पर आग लग गई। आग की लपटों और धुएं के बीच अफरा तफरी मच गई और जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद शुरू हो गई। फ्लोर में आग धधक रही थी और चारों ओर
दम घोटने वाला धुआं भरा हुआ था। लिहाजा जान बचाने के लिए शख्स ग्रिल से लटक गया। उसे उम्मीद थी कि किसी तरह मदद से उनकी जान बच जाएगी, लेकिन हाथ छूटने के साथ ही जिंदगी की आस भी टूट गई, जिसने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। जो लटक रहा था, जिसका नाम है राम तिवारी, उसको बचाने के लिए इधर की मैनेजमेंट फेल हुई है। 15 मिनट गाड़ी आने में जो टाइम लगा है, उसके आने के बाद हम लोग जो हमारी फायर की सीढ़ी रहती है वो लगा रहे थे, तब तक वो नीचे आ गया। इसका मतलब इधर का मेंटेनेंस जो कर रहे वो अनस्किल्ड लोग है। और देखने के बाद गद्दे भी डाल देते थे और चादर लगाते थे तो बच सकता था। बिल्डिंग की 19वीं मंजिल पर आग के बाद कई लोगों की जान आफत में फंसी थी। खतरनाक माहौल के बीच कई लोग जान बचाकर निकले। बाहर आके देखा तो काला काला बहुत था। एक बार और उधर कोई कचरा जलाया होगा ना, उसका काला धुआं आया था। मैंने बोला वही होगा, तो बोला नहीं बहुत आग लग रही है। फिर नीचे से फोन आया कि भाई आग लगी है, बिल्डिंग में आग लगी है। तो बच्चे बोले दादी आपका एज है, आप धीरे धीरे नीचे उतरो, लिफ्ट मत लेना, एक एक फ्लोर करके धीरे उतरना, बहुत जल्दी मत करना, लगी बी विंग में है। तो हम लोग तो धीरे धीरे करके नीचे आ गए। 46 माले आप उतरे? हम 46 से सीढ़ी से उतर के फिर धीरे धीरे आए। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर बिल्डिंग में सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे। यहाँ रहने वाले बिल्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। फायर फाइटिंग सिस्टम्स नहीं वर्किंग कर रहा है बिल्डिंग का, और सब वो सोसाइटी फॉर्मेशन हो गया, बिल्डर अभी भी हैंड ओवर नहीं दे रहा है और ये इलीगल काम करवा रहा है। तो लगता है कि फायर फाइटिंग सिस्टम काम करो तो इतनी भीषण आग नहीं? 100% नुकसान ही नहीं होता। के लिए 2 साल से लड़ रहे हैं, 2 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं आ रहा है। मुंबई की बिल्डिंग में लगने वाली आग हर बार सिस्टम पर सवाल खड़े करती है, जहां नियमों की अनदेखी की जाती है और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। करी रोड स्थित मुंबई की 60 मंजिला इमारत वन अभिज्ञा पार्क पर हम मौजूद है। यहाँ पर आग लगी थी, आग को काबू पाया गया, एक शख्स की मौत हुई है। यहाँ पे जो रहीवासी है वो आप देख पा रहे हैं, नीचे उतारा गया, उन्हें रेस्क्यू किया गया क्योंकि आग लगी हुई थी। यहाँ के कई रहीवासी है जिनका कहना है कि शायद फायर फाइटिंग सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहे थे, इस वजह से जो आग का फैलाव है वो ज्यादा हुआ है। और ये आप कह सकते हैं कि जो मेंटेनेंस है उसमें भी जो अपकीप है उसकी जरूरत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मुंबई के जो मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर है और मुंबई की मेयर वो भी मौजूद है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी तरीके के लैप्सेस इस पूरे मामले में पाए जाएंगे तो वो जो शख्स है उन शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि आगे ऐसी घटना ना हो। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मुस्तफा शेख, आज तक। महाराष्ट्र में आज महीनों बाद सिनेमा थिएटर खुल गए। कोरोना की दूसरी लहर के बाद से ही थिएटर बंद पड़े हुए थे। हालांकि पहले दिन बहुत कम लोग ही थिएटर पहुंचे। नए नियमों के मुताबिक फिल्म देखने के दौरान मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य कर दी गई है और सिनेमाघरों में खाने के लिए सिर्फ पैकेज्ड फूड ही मिलेगा। कोरोना की दूसरी लहर के बाद से बंद पड़े थिएटर, मल्टीप्लेक्स आज 50% क्षमता के साथ महाराष्ट्र में खुल गए। सिनेमा घरों में लोग तो कम दिख रहे थे, पर जो पहुंचे वो बड़े उत्साहित थे। लिबरेटेड, फ्रीडम मिला है ऐसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। प्रिकॉशन भी मॉल ने बहुत अच्छा किया है, बहुत चेकिंग हो रहा है और अल्टरनेट सीट भी है तो कुछ फिक्र नहीं लग रही है। बहुत आसान से आए हैं और मजा करने के लिए आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सी मूवी देखनी? जेम्स बॉन्ड, नो टाइम टू डाई, नो टाइम टू गेट कोरोना ऑल्सो। मुझे चाहिए कि मुंबई खोले, पर सावधानी से, और जैसे जैसे मुंबई खुलेगा वैसे वैसे लोगों को विश्वास होगा कि वो वापस से आ सकते हैं, वहीं घूम सकते हैं जैसे वो पहले घूम रहे थे, बट जल्दबाजी में नहीं, सावधानी से। मुझे लग रहा है पूरी सावधानी ले रहे हैं। मैं पर्सनली खुद अभी हिमाचल जाके आई हूँ एंड मुझे लग रहा है कि मुंबई इज डूइंग अ फैबुलस जॉब। बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं वो एज इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। सो यस, डेफिनेटली। महाराष्ट्र सरकार ने जो गाइडलाइंस दी है उसके मुताबिक सैनिटाइजेशन होना जरूरी है। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, फिलहाल 2 शो के बीच का जो समय है उसमें सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है और 50% ही दर्शक यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। 2 सीट के बीच में ऐसे
लेबल्स भी लगाए गए हैं जिसमें लिखा हुआ है नॉट टू बी ऑक्यूपाइड, मतलब इस सीट पे कोई नहीं बैठ सकता। ऐसे ही एक एक सीट छोड़ के ही दर्शक यहाँ पे बैठ के सिनेमा देख सकते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सूत्रों की माने तो ज्यादातर मल्टीप्लेक्स तो शुक्रवार को खुल गए, पर राज्य में आज 70% सिंगल स्क्रीन मूवी हॉल नहीं खुले। बताया जा रहा है कि सिंगल स्क्रीन थिएटरों को एक तो सरकार की बताई एसओपी मानना मुश्किल लग रहा है। उनके मुताबिक 50% क्षमता के साथ उनका खर्चा नहीं निकलेगा। ऊपर से फिल्में भी कम रिलीज हो रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार दिवाली तक अगर पूरी क्षमता के साथ थिएटर खोलने की इजाजत दे दे तो पुराने दिन लौटने में देर नहीं लगेगी। 6 महीने बाद मुंबई के थिएटर्स फिर से खुले हैं। अगर मुंबई की कोविड की सिचुएशन देखें तो पिछले कुछ दिनों से मुंबई में मरीजों की संख्या भी कम होती जा रही है। पिछले कुछ दिनों में मरीजों की संख्या मुंबई में 300 या 400 में ही रिकॉर्ड हो रही है और ऐसे हालात में अभी मुंबई रीओपन होना मुंबई वालों के लिए काफ़ी राहत की बात है। कैमरामैन मंदार के साथ मैं अनुजा, आज तक मुंबई।